नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 13 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। पेट्रोल डीजल प्राइस, आज फिर सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, दिल्ली में ये है कीमत। देश में एक बार फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत पेट्रोल डीजल प्राइस में कमी करने का ऐलान किया है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में गिरावट आई है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को कीमत में कोई फेरबदल नहीं की गई थी, जबकि उससे पहले गुरुवार को डीजल और पेट्रोल दोनों सस्ते हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 13 पैसे की गिरावट आई है, वहीं डीजल की कीमत में 12 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। इसी के साथ आज दिल्ली में पेट्रोल 81.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 72.93 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं नोएडा पेट्रोल 82.19 रुपये और डीजल 73.24 रुपये प्रति लीटर, गुरुग्राम पेट्रोल 80.02 रुपये और डीजल 73.40 रुपये प्रति लीटर, मुंबई पेट्रोल के दाम 88.51 रुपये और डीजल 79.45 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता पेट्रोल 83.36 रुपये और डीजल 76.43 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई पेट्रोल 84.85 रुपये और डीजल के दाम 78.26 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। इसका एक कारण कच्चे तेल उत्पादक देशों की रणनीति या कच्चे तेल के बाजार में आई सुस्ती कहा जा सकता है, जिसका असर सीधे तौर पर घरेलू बाजार पर दिख रहा है। दरअसल हर दिन सुबह 6 बजे ही तेल की नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज है जोड़ने के बाद उसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, अब सरकार उनके पास जाती है, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बने 1.75 लाख घरों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की और कहा कि अगर आज कोविड-19 की विषम परिस्थितियां न होती तो आपका यह प्रधान सेवक आपके बीच में रहकर आपकी खुशियों में भागीदार बनता। लाभार्थियों को अपना पक्का घर मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मध्य प्रदेश के अनेक लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिला है। गृह प्रवेश करने वाले सभी बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये साथी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आज मध्य प्रदेश के लाभार्थियों को अपना पक्का घर मिला है, अपने सपनों का घर मिला है। एक नया विश्वास आपके मन में पैदा हुआ है। मध्य प्रदेश के 1.75 लाख ऐसे परिवार जो अपने घर में आज प्रवेश कर रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा, इस बार आप सभी की दिवाली, आप सभी के त्योहारों की खुशियां कुछ और ही होंगी। कोरोना काल नहीं होता तो आज आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए आपके घर का एक सदस्य, आपका प्रधान सेवक आपके बीच होता। आज का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सहित देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है। जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा, उनका भी सपना पूरा होगा। घर बेहतर भविष्य का नया आधार। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का ये दिन करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी हैं। जिनको आज अपना घर मिला है, उनके संतोष और आत्मविश्वास को मैं अनुभव कर सकता हूं। मैं आप सभी साथियों से यही कहूंगा कि ये घर आपके बेहतर भविष्य का नया आधार है। यहाँ से आप अपने नए जीवन की नई शुरुआत कीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को अब आप नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। आप आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है। कोरोना काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। आपदा को अवसर में बदलने का ये उत्तम उदाहरण है। आवास निर्माण की तेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा शहरों से लौटे हमारे श्रमिक साथियों का। हमारे इन साथियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का पूरा लाभ उठाते हुए अपने परिवार को संभाला और अपने गरीब भाई बहनों के लिए घर भी तैयार किए। इसी बीच गरीबों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर सत्ता में आए तो गरीबों को देंगे एक BHK फ्लैट, पप्पू यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी सियासी पार्टी जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को चुनावी ऐलान किया है। पप्पू यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि यदि राज्य में उनकी सरकार आएगी तो वह भूमिहीनों को जमीन देंगे, शहर में गरीबों को एक BHK फ्लैट देंगे और कानून का राज स्थापित कर महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि राज्य में जितने बांध टूटे हैं उन सबकी जांच 2 महीने के भीतर ही करवाएंगे और भ्रष्टाचार में शामिल सभी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल कामयाब।
कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल कामयाब, भारत बायोटेक ने ट्वीट में किया ऐलान। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने एक अहम घोषणा की है। भारत बायोटेक ने ट्वीट के जरिए बताया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के पशु परीक्षण एनिमल ट्रायल सफल रहे हैं। कहा गया है कि परिणामों ने लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में वैक्सीन की सुरक्षात्मक प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया। हैदराबाद स्थित फर्म ने ट्वीट किया, भारत बायोटेक गर्व से के पशु अध्ययन परिणामों की घोषणा करता है। ये परिणाम एक लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में सुरक्षात्मक प्रभावकारिता प्रदर्शित करते हैं। कहा गया है कि प्राइमेट्स पर अध्ययन के आंकड़ों वैक्सीन उम्मीदवार की प्रतिरक्षा क्षमता को सिद्ध करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी कोवैक्सीन को ड्रग रेगुलेटरी ने ट्रायल के दूसरे चरण की मंजूरी दे दी है। दूसरे चरण में प्रवेश के लिए वैक्सीन पूरी तरह तैयार है। दूसरे चरण में कोवैक्सीन का ट्रायल सोमवार 7 सितंबर से शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को पहले चरण में देश के कई अलग अलग हिस्सों में टेस्ट किया जा चुका है। दूसरे चरण में 380 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा है। बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी, पंजाब बीएसएफ ने पकड़ा हथियारों को जखीरा, देश में लाने की थी कोशिश। पंजाब फिरोजपुर जिले के अबोहर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने तस्करी को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने स्मगल कर लाए जा रहे हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। बीएसएफ ने 3 AK-47, 6 मैगजीन, 91 राउंड्स, 2 M16 राइफल, 4 मैगजीन और 57 राउंड्स, 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 20 राउंड्स बरामद किए हैं। बॉर्डर पर तस्करी की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार हथियार पकड़े जा चुके हैं। कुछ दिन पहले बीएसएफ ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। अधिकारियों ने कहा था कि बीएसएफ के जवानों ने तरन जिले में बाड़ी के पार कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। तरन में 5 पाकिस्तानी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी बीएसएफ की बटालियन ने 5 को मार गिराया। अधिकारियों ने कहा कि घुसपैठियों को चुनौती दी गई और बाद में उन्हें गोली मार दी गई। राइफल के साथ 2 शव बरामद किए गए हैं। कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कोरोना वायरस लाइव, देश में 24 घंटे के अंदर 81,533 मरीज ठीक, अब 77.8% हुआ रिकवरी रेट। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले भारत समेत दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं भारत में अब तक कोरोना मामलों की संख्या 46,59,985 हो गई है, जिसमें 9,58,316 सक्रिय मामले, 36,24,197 रिकवर और 77,472 मौतें शामिल हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से 2,83,16,230 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 9,12,212 है। कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर के लिए पढ़ें लाइव अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 97,570 नए मामले सामने आए और 1,201 मौतें हुई हैं। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 46,59,985 हो गई है, जिसमें 9,58,316 सक्रिय मामले, 36,24,197 रिकवर और 77,472 मौतें शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 64,40,541 लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन लौटाएगा वो 5 भारतीय जिन्हें उसने किडनैप किया था। अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 नौजवान लौटेंगे स्वदेश, 10 दिन बाद आज भारत को सौंपेगा चीन। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 लोगों को चीन आज भारत को सौंप देगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा था कि चीन शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को भारत सरकार को सौंप देगा। ये युवक इस महीने की शुरुआत में भूलवश चीनी सीमा में प्रवेश कर गए थे। 5 युवक 2 सितंबर से लापता थे। बाद में पता चला कि वे गलती से चीनी सीमा में प्रवेश कर गए हैं। रिजिजू ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा था, चीन के पीएलए ने भारतीय सेना से इस बात की पुष्टि की है कि अरुणाचल के 5 युवकों को भारत के हवाले कर दिया जाएगा। युवकों को कल शनिवार 12 सितंबर को कभी भी तय स्थान पर भारत को सौंपा जा सकता है। इससे पहले 8 सितंबर को किरण रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि चीन के पीएलए ने भारतीय सेना द्वारा भेजे गए हॉटलाइन संदेश का जवाब दिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक उनकी तरफ मिल गए हैं। उन लोगों को हमारे अधिकार को सौंपने के अन्य तरीकों पर काम किया जा रहा है। मालूम हो कि पिछले हफ्ते शनिवार को एक प्रमुख स्थानीय अखबार ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि तागिन समुदाय के 5 लोगों, जो कि नाचो शहर के पास एक गांव के रहने वाले हैं, का अपहरण कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लापता लोगों में टोट सिंह, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू एबिया, तनु बेकर और नारगू डेरी शामिल हैं। ये सभी तागिन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यह लोग जंगल में गए थे। 2 अन्य ग्रामीण, जो अपहरित व्यक्तियों के साथ गए थे और किसी तरह भागने में कामयाब रहे, उन्होंने लोगों को घटना के बारे में बताया। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ 1080 किलोमीटर की सीमा
भारत चीन सीमा ऊपरी सुबासिरी जिले के मुख्यालय दापोरिजो से लगभग 170 किलोमीटर दूर है, जो राज्य की राजधानी ईटानगर से 280 किलोमीटर दूर है। अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण हमेशा पैदल ही जाने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि वहां कोई उचित सड़क नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ 1080 किलोमीटर की सीमा लगती है। प्रदेश की म्यांमार के साथ 520 किलोमीटर और भूटान के साथ 217 किलोमीटर की सीमा लगती है। जेईई मेन 2020 का रिजल्ट हुआ जारी। जेईई मेन 2020 का रिजल्ट जारी, 24 स्टूडेंट्स ने हासिल किए 100 परसेंटाइल। इंजीनियरिंग एंट्रेंस जेईई मेन 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। घोषित प्रवेश परीक्षा के नतीजों के अनुसार इस साल संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई में 24 छात्र टॉपर बने हैं। 24 छात्रों को मिला 100 परसेंटाइल मिला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने रिजल्ट की घोषणा शुक्रवार देर रात को की। परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने वालों में कुल 8 छात्र तेलंगाना, दिल्ली के 5, राजस्थान के 4, आंध्र प्रदेश के 3, हरियाणा के 2 और महाराष्ट्र और गुजरात के 1-1 छात्र हैं। एनटीए ने उन प्रवेश परीक्षा के परिणामों की घोषणा की है जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी और अन्य तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित बीटेक कार्यक्रमों के लिए 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच आयोजित किए गए थे। केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों द्वारा बीआक कार्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम इस महीने के अंत में घोषित किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए 8.58 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था। हालांकि केवल 6.35 लाख छात्र 74% परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। एनटीए ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसके स्थगन की मांग के बीच महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित की थी। बता दें कि जेईई मुख्य परीक्षा का आयोजन देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। वहीं मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली योग्यता परीक्षा नीट 2020 का आयोजन 13 सितंबर से होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जेईई मेन और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को स्थगित करने की याचिका खारिज करने के बाद सरकार ने प्रवेश परीक्षा को आगे बढ़ाया। एनटीए छात्रों को अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर देने के लिए वर्ष में 2 बार जेईई मेन परीक्षा आयोजित करता है। पहला टेस्ट लेने वाले अधिकांश छात्र दूसरे टेस्ट के लिए भी उपस्थित होते हैं। पहला परीक्षण इस साल जनवरी में आयोजित किया गया था। 27 सितंबर को होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होने के लिए जेईई मेन को पास करने वाले शीर्ष 2.45 लाख उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।